हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग जो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल, जस्ट उसके बाद जो हम लोग का एटीपी सिंथेसिस जो सेलुलर रेस्पिरेशन का है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में सिंथेसिस होता है। तो हम लोग इसी मैकेनिज्म को जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होते हैं ना, ये एक सिस्टम्स का फॉर्मेशन करता है, किस तरह से एटीपी का सिंथेसिस होता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। हम लोग जानते हैं क्या बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया का अभी हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन लेयर जो होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया के, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं ना, प्रोटीन्स का क्या होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन जो ट्रांसफ़र करता है और ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, और इसी के ड्यूरेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और क्या होता है, फिर एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या बच्चों? क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एटीपी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, किस लिए करता है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनाने के लिए। तो हम लोगों ने बच्चों क्या देखा है कि ग्लाइकोलाइसिस, इसमें क्या होता था, टू एटीपी जो होता है, नेट एटीपी का फॉर्मेशन होता था। क्रैब साइकिल भी देखा, जिसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, ठीक है ना, एक बार में। तो 2 जा देखोगे टोटल कितने बन जाते हैं, ये टोटल एक साइकिल में 4 एटीपी का वहाँ फॉर्मेशन हो गया बच्चों, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है बच्चों, लार्ज नंबर ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है आपका, कहाँ पे होता है बच्चों, लार्ज नंबर ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, ठीक है ना। अब तो देखो बच्चों क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, देखो इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब देखो, अगर डायरेक्ट सबस्ट्रेट के डायरेक्ट ब्रेकडाउन से अगर एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का डायरेक्ट अगर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टर्म्स किस क्यों आता है, क्योंकि डायरेक्ट सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन से एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल लिटिल बिट एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के ड्यूरेशन में क्या होता है, काफ़ी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है बच्चों, सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होता है स्टोर्ड हो जाते हैं। मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के ड्यूरेशन में जब सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है, तो लिटिल बिट एनर्जी मतलब कम अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और ज़्यादातर मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ NADH और FADH2 में। आप देखोगे ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्रेब साइकिल में कितना हो रहा है, वो 8 NADH और 2 FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है क्रेब साइकिल के ड्यूरेशन में। अब क्या होता है बच्चों, सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ। अब क्या करेंगे, ये जो स्टोर्ड हुआ क्रेब साइकिल मतलब और ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम में ये जो NADH FADH के रूम में एनर्जी स्टोर्ड हुआ, इसका अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। यहीं पे एक्चुअल में ऑक्सीजन का यूज होता है। ऑक्सीजन का यूज करने के बाद NADH FADH2 का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो इसको बोलते हैं, NADH और FADH के ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को बोलते हैं। और ये जो NADH2 FADH, इसका NADH FADH2 का, इन सब का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराने में जो भी प्रोसेस यूज हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, होता क्या है, NADH जो होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, जैसे NADH है, ये ब्रेक किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 2 हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन देखो NADH बनाता है, NADH बन गया ये, ठीक है ना। और एक हाइड्रोजन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। FADH2 डायरेक्ट क्या करता है ना, 2 इसके पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के फॉर्म में, तो FADH2 क्या होता है, FAD, और वो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। जैसे FAD हो गया, ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन प्लस को ब्रेक किया, ठीक है ना। FADH2 से क्या बन गया, FADH2 ब्रेक करके FAD और 2 हाइड्रोजन को डायरेक्ट रिलीज कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन देखो आ रहा है और एक हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो इसीलिए लिखा है मैंने NADH प्लस FADH2, ईच जो होता है NADH FADH2 दोनों क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं। क्लियर है ना। इसी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है।
अब देखो बच्चों क्या है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं इसमें कुछ जो होते हैं ना प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये प्रोटीन क्या करता है ना, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि मेजर रोल प्ले करता है एटीपी सिंथेसिस में। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो वो प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या क्या है, जैसे क्या हमारा क्या FMN, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या फ्लेवोप्रोटीन्स। Fe.S इसको बोलते हैं हम लोग आयरन सल्फर प्रोटीन। यूबिक्विनिन, देखो सारे के सारे प्रोटीन है बट यूबिक्विनिन जो Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब शॉर्ट फॉर्म है FMN FES, ठीक है ना। यूबिक्विनिन जो होता है को एंजाइम है, एकमात्र को एंजाइम है, बाकी सारे क्या है प्रोटीन्स है। साइटोक्रोम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे साइटोक्रोम A, B, C, साइटोक्रोम A3, ये सब टाइप्स होते हैं। ये सब प्रोटीन्स जो होते हैं ना बच्चों एक दूसरे के साथ मिल करके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको देखो मैंने यहाँ पे बनाया है। देखो FMN हो गया कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ये देखो साइटो यहाँ पे देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 जो होते हैं ये FMN क्या किसको करता है, FMN FES के पास लाता है, यहाँ यूबिक्विनिन आया। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2 FES रहता है कॉम्प्लेक्स 2 में, जो क्या होता है जो भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके यूबिक्विनिन के पास आता है। अब देखो होता है क्या बच्चों, यहाँ पे NADH होता है ना, NADH जब क्या करेगा ब्रेक करेगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इस 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, मतलब कहाँ जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या करेगा FMN जो होता है FES के पास, FES इसको कहाँ भेज देगा को एंजाइम के पास, यूबिक्विनिन के पास। उसी तरह FADH2 देखो यहाँ पे FAD में कन्वर्ट हुआ, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास Fe कहाँ आएगा कॉम्प्लेक्स 2 में, जहाँ FES इसको कहाँ भेज देगा बच्चों यूबिक्विनिन के पास। अब यहाँ से ये सारे कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये आएगा कहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स 3 में। यहाँ पे साइटोक्रोम B, ठीक है ना, और साइटोक्रोम फिर साइटोक्रोम B से FES, फिर साइटोक्रोम C1 से होते हुए ये कॉम्प्लेक्स C से होते हुए कहाँ आ जाएगा साइटोक्रोम C के पास आ जाएगा। साइटोक्रोम C इसको भेज देगा कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A, फिर ये किसके पास भेजेगा साइटोक्रोम A3 के पास। और यहाँ से जब जैसे क्या होगा, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या ऑक्सीजन, यहीं पे आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेंगे। ये जो ऑक्सीजन होता है देखो एक्चुअली यहीं पे एक्चुअल में ऑक्सीजन का यूज है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा कंबाइन करके ये क्या करेगा वाटर का फॉर्म कर देगा, और यहीं पे क्या होगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो क्या है ऑक्सीजन ही क्या होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि इसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और यहीं पे आपको देखोगे क्या, ये जो देखो यहाँ से क्या हुआ यूबिक्विनिन को एंजाइम है यहाँ से आया, यहीं पे आपको क्या हो रहा है ना ATP का सिंथेसिस हो रहा है ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 to 4। ये देखो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसी ड्यूरेशन में क्या हो रहा है एनर्जी का रिलीज हो रहा है। और ये किस में सिंथेसिस हो रहा है, ये बाद में एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है ATP में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स को बच्चों याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 में क्या हो रहा है, क्योंकि जब मैं अभी माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाऊंगा मेम्ब्रेन के साथ तो आपको समझने में ईजी होगा। एकदम याद रखना है कॉम्प्लेक्स 1 से किस तरह से प्रोसेस साइटोक्रोम A B FMN FES कोएंजाइम कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो देखो बच्चों ईच नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरीज प्रोटीन या मॉलिक्यूल्स इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब देखो जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा ना, यहाँ पे ईच जो आपके पास क्या है ना, ईच जो है जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं प्रोटीन वो क्या हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते जा रहा है, ठीक है ना। एवरी टाइम्स इलेक्ट्रॉन मूव इट्स एनर्जी टू यूटिलाइज, मतलब एवरी टाइम जो होता है इलेक्ट्रॉन मूव जैसे जैसे करता है उससे जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसको यूटिलाइज करते हुए क्या बनाते हैं ATP का फॉर्मेशन करते हैं। सो एट एवरी स्टेप क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन होता रहता है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या, कहीं पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, कहीं पे आप देखोगे एडिशन हो रहा है, इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन तो आपको इस स्टेप में देखने को मिलेगा। तो अब देखो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कीमियो ऑस्मोसिस को समझते हैं। कीमियो मतलब होता है केमिकल्स आयन, ऑस्मोसिस मतलब होता है डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस का डिफ्यूजन। अब देखो कीमियो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब देखो मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया का सिंबल बनाया, ठीक है ना, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब देखो इनर ये बीच वाला पार्ट क्या होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको बोलता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला। अब देखो इसी पार्ट को ये जो पार्ट है ना
ये हम लोग का इनर मेम्ब्रेन, इसको जूम करके यहाँ पे लाया, इसको क्या किया, इस इनर पार्ट को हमने जूम करके यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। जो डायग्राम बनाया तो देखो ये मेरा क्या होगा, इनर में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये वाला पार्ट दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, और ये वाला पार्ट जो है आपका मैट्रिक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये क्या है आपका, ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो देखो लिखा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मैट्रिक्स। अब देखो ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है पॉजिटिव होता है, और ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो निगेटिव होता है। क्यों होता है, देखो मैंने क्या बताया, तो देखो तो लिपिड बायलेयर का बना होता है, तो ये मैंने लिपिड बायलेयर बनाया, एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड। इसमें देखो ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है। यहाँ पे देखो यूवी कॉम्प्लेक्स 1 2 को जोड़ रहा है यूवी कोनिन, कॉम्प्लेक्स 3 और 4 को जोड़ रहा है साइटोक्रोम सी। अब बाकी जो मैंने जो आपको दिखाया था उस कॉम्प्लेक्स को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बस सिर्फ लाइन से ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, NADH जब ब्रेक करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या कर रहा है ना, कॉम्प्लेक्स 1 से होते हुए यूवी कोनिन के पास आया, ठीक है ना। और ये देखो FADH जो होते हैं, FADH आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को जब FADH2 ब्रेक किया, FAD इलेक्ट्रॉन बना, ये कॉम्प्लेक्स 2 होते हुए यूवी कोनिन के पास आया, और फिर ये कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए बाहर निकला, और ये क्या बनाया, वाटर का रिलीज किया, जो मैंने बताया यहीं पे ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है ना। अब देखो ATP सिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज किया, हाइड्रोजन आयन आया, कॉम्प्लेक्स 1 हाइड्रोजन को जो होता है मैट्रिक्स में क्या है, बहुत सारा हाइड्रोजन आयन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है अभी कंपैरेटिवली। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 1 से मूव करते ये कहाँ चला जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाएगा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस में चला जाएगा। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन मूव करेगा तो कंपेरिजन तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर क्या होगा, कम हाइड्रोजन आयन तो निगेटिव चार्ज बन जाएगा, कंपैरेटिवली कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके जाएगा तो इधर निगेटिव हो जाएगा, उधर पॉजिटिव हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 2 हाइड्रोजन को मूव नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स 3 भी देखो हाइड्रोजन को मूव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 भी हाइड्रोजन को मूव कर रहा है मैट्रिक्स से लेकर के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। हाइड्रोजन इधर है या पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये जो होता है ना कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4, ये मैक्सिमम हाइड्रोजन को मूव कर रहा है किसमें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ एकदम पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव ग्रेडियंट बन गया। और ये जो होता है फिर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जो क्या करता है ना, हाइड्रोजन को फिर से क्या करता है, उसका काम क्या है, हाइड्रोजन एक एक यहाँ जितने हाइड्रोजन आया उस हाइड्रोजन को लाते हैं, मतलब हाइड्रोजन मतलब एनर्जी को ला रहे हैं, और उसको कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहे हैं, ATP, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको बोलते हैं ATP सिंथेटेज। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को पकड़ के ये क्या करता है, ATP में कन्वर्ट होता है, ADP है वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या बच्चों, केमियोस्पेसिस। तो हमने देखा क्या कि ATP किस तरह से बन रहा है, तो कितना ATP बन रहा है, तो याद रखिएगा आप लोग बच्चों कि 1 NADH जो है, एक NADH का मॉलिक्यूल कितने ATP बना रहा है, 3 ATP बना रहा है।1 FADH कितने ATP बना रहे हैं, 2 ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब देखो बच्चों हम लोग तो टोटल देखोगे ना, तो 32 से 34 ATP का प्रोडक्शन करते हैं किसमें, हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है टोटल। आपको देखोगे क्या कि जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हुआ तो 8 आपके पास क्या था, NADH FADH 2 था। इस तरह से देखोगे आप कितने, मतलब 8 को 3 से कर दो 24, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से जोड़ोगे तो 32 to 34 ATP का प्रोडक्शन आपको होता है। तो देखो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के ड्यूरेशन में 2 NADH का प्रोडक्शन हो रहा है, और लिंक्ड रिएक्शन जो हो रहा था उस टाइम 2 NADH का प्रोडक्शन हो रहा है, और 6 क्रेब्स साइकिल के ड्यूरेशन में टोटल NADH कितना हो गया, 10। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना हो गया, 30 ATP हो गया। और देखो 2 क्या हो गया, 2 आपका FADH के ड्यूरेशन में, 2 × 2 कितना हो गया, 34 ATP हो गया, 2 मतलब 2 2 4 ATP। तो टोटल क्या हो गया, 34 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है कि ओवरऑल आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से टोटल 34 ATP का प्रोडक्शन आपको हो रहा है, ठीक है ना। अगर ओवरऑल टोटल ATP देखो 34 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और नेट ATP कितना प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे, क्रेब्स साइकिल के मतलब ग्लाइकोलाइसिस में टोटल नेट ATP देखो कितना हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस में 4, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस में नेट ATP कितना हो गया, और 2 ATP बच्चों, 4 ATP ग्लाइकोलाइसिस में 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 40 ATP हो गए टोटल प्रोडक्शन। इसमें से 2 ATP क्या हो रहा है बच्चों, आपका नेट में यूज हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में देना पड़ता है, तो 38 ATP। तो टोटल नेट ATP ओवर सेल्यूलर रिस्पायरेशन में ड्यूरिंग सेल्यूलर
एक्सपायरेशन टोटल नेट एटीपी जो होते हैं, नेट एटीपी वो कितना हो गया 38 एटीपी, 38 नेट एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कितने क्या देखा बच्चों, और कि टोटल ओवरऑल कितना, और सिर्फ क्रेब साइकिल के ड्यूरेशन में देखोगे ना बच्चों, तो 280 ग्लाइकोलाइसिस का 2 एटीपी अगर रिमूव कर दो, इसमें से 2 एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस का इसको रिमूव कर दो, तो टोटल जो सिर्फ क्रेब साइकिल के ड्यूरेशन में जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आता है, तो 36 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो होप आपको सारा का सारा समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस पर हम लोग ने स्टार्ट किया 3 स्टेप सेल्यूलर रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। टेक टाइम, बाय बाय।